अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। मुख्तलिफ चीज़ें आज डिस्कस करनी है, तोशा खाना भी बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आज सोच रहा हूँ कि प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो आप ही से किया जाए। मुख्तलिफ लोग जो हमें कमेंट्स करते हैं और मैं उनको बाकायदा 90% 95% ऑफ द टाइम्स मैं उनको खुद देखता हूँ, पढ़ता हूँ और उनसे लर्न करने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही पढ़े लिखे कमेंट्स होते हैं और बड़ा मज़ा आता है। उन्हीं में से मैंने सोचा कि मैं कभी कभी आपके जो कमेंट्स हैं उनको प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाया करूं, ताकि आपको महसूस हो कि हम वाकयातन आपके जो कमेंट्स हैं उनको पढ़ते हैं। मसलन एक हाल ही में हमारे एक प्रोग्राम पे एक खातून जो है मुनज़्ज़ा हुसैन साहिबा, उन्होंने एली विज़ेल का एक कोटेशन जो है वो भेजा हमें। उसमें उन्होंने लिखा कि वी मस्ट ऑलवेज टेक साइड्स। ये जो हम आजकल बात करते हैं ना कि न्यूट्रलिटी, और कि जी नहीं हमने क्या करना है, बात क्या करनी चाहिए, हक और बातिल में कोई नहीं है, देखा जाएगा जो भी होगा, चुप कर जो, देखते रहो, वेट एंड सी की पॉलिसी। तो वो कहता है कि वी मस्ट ऑलवेज टेक साइड्स, न्यूट्रलिटी हेल्प्स द ओप्रेसर। जब आप न्यूट्रल हो जाते हैं तो आप जालिम का साथ दे रहे होते हैं, नेवर द विक्टिम। विक्टिम को आप साथ नहीं दे रहे होते। साइलेंस encourages द टोरमेंटर। जो खामोशी है वो जुल्म करने वालों को इनकरेज करती है, नेवर द टॉर्मेंटेड। और जिनके ऊपर जुल्म हो रहा होता है उनको वो इनकरेज नहीं करती। द ऑपोजिट ऑफ लव इज नॉट हेट, इट्स इनडिफरेंस। लव का जो ऑपोजिट है, मोहब्बत की जो, आप समझ लें कि जो ऑपोजिट चीज है वो हेट नहीं है, वो कह रहा है कि वो इनडिफरेंस है, कि आप बिल्कुल इनडिफरेंट होके बैठ जाएं कि जी खैर ही है, कुछ नहीं होता। तो ये अली विज़ेल जो है ये बड़े मशहूर बेसिकली रोमानियन बॉर्न थे लेकिन अमेरिकन ऑथर, और इनको नोबेल पीस प्राइज, उसका लिटरेचर का प्राइज भी मिला हुआ है, नोबेल लॉरिएट भी रहे हैं, और ये प्रोफेसर थे और हॉलोकॉस्ट विक्टिम भी रहे हुए हैं। और इनकी एक किताब थी नाइट, नाइट के नाम से, जो इनके एक्सपीरियंसेस वहाँ पे इनके कैंप में, जो ऑस्विट्स, जो हिटलर के बाद का जो कैंप लगे थे उसके दौरान, तो उनमें रहने का जो एक एक्सपीरियंस था उसके बारे में भी उन्होंने लिखा। तो ये एक बड़ी अच्छी कोटेशन थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। इसी तरह एक और हमारे जो राजा साहब हैं, मुजफ्फर राजा साहब, मैं देख रहा हूं उनके कमेंट को। और मुजफ्फर राजा साहब ने एक लोकल हमारे जो पॉलिटिक्स है उसके हवाले से कमेंट लिखा है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि फाइनेंस डिवीजन मिलिट्री विंग, वजारत दिफा और वजारत दिफाई पैदावार को आदमजी रोड रावलपिंडी से इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट मुंतकिल किया जाए। इस वक्त वजारत दिफा में एडिशनल सेक्रेटरी के 3 ओहदों पर फौज, बहरिया और फिजाइया के यूनिफॉर्म अफसरान एक एक करके वहां पे मौजूद हैं। वैसे उन्होंने लफ्ज कुछ और लिखा था, मैं उसको जरा टोन डाउन कर रहा हूँ। वजारत दिफाई पैदावार के एडिशनल सेक्रेटरी के एक ओहदे पर भी मेजर जनरल मौजूद हैं। दिफाई पैदावार की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर भी बहरिया, फौज और फिजाइया की तरफ से यूनिफॉर्म पर्सन का वहाँ पे सिलसिला मौजूद है। इन दोनों वजारतों में कोई सिविलियन एडिशनल सेक्रेटरी नहीं है। आप अंदाजा लगाएं जरा, कोई एडिशनल सेक्रेटरी सिविलियन है ही नहीं। वजारत दिफा और दिफाई पैदावार की वजारतों में सेक्रेटरीज के ओहदों पर भी रिटायर्ड जनरल का कब्जा है। इन दोनों वजारतों के वज़रा बेबस हैं, इसलिए इन दोनों वजारतों में हुकूमत की कोई रिट नहीं है। तमाम सेक्शन ऑफिसर्स, डिप्टी सेक्रेटरीज और जॉइंट सेक्रेटरीज ज़्यादातर सिविलियन होते हैं, जिन्हें पॉलिसी के मामलों में यूनिफॉर्म पीपल जो हैं, यूनिफॉर्म अफराद की अतात करनी पड़ती है। आम लोगों को इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में उन वजारतों की तब्दीली के लिए दबाव डालना चाहिए और फौज, बहरी और फिजाइया के यूनिफॉर्म अफराद को इन वजारतों में काम नहीं करना चाहिए। ये मुजफ्फर इकबाल राजा साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सिर्फ एक जगह पे नहीं है। ये तो हम अभी, हम आपको नजर नहीं आ रहा कि हर जगह पे ये सिलसिला मौजूद है। ये तो उनकी अपनी मिनिस्ट्रीज है ना जनाब, तो वो तो उन्होंने वहां पे अपना सिलसिला रखना ही रखना है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हर जगह पे यही हाल है। तो ये सिर्फ दो एक मिनिस्ट्री या 3 मिनिस्ट्रीज की बात नहीं है, ये सारे का सारा इसी तरह का सारा ओवरऑल जब तक नहीं होगा उस तक ये मामला चलते रहेंगे। अच्छा, कि अब जरा आ जाते हैं तोशा खाना की तरफ। तोशा खाना, अब मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, आप काफ़ी डिटेल्स पढ़ चुके हैं, यानी प्लेटों से लेकर, चमचों से लेकर, और ये जो दीवार के ऊपर पेंटिंग्स होती हैं उधर से लेकर, और पता नहीं क्या क्या, और चॉकलेट्स से लेकर, और फिर पाइनएप्पल की भी बातें हो रही हैं, और ये सब चीज़ों से लेकर गाड़ियों तक, और पता नहीं क्या क्या, यानी कोई कालीन, कोई छोटी मोटी चीज़ जो है वो भी इन्होंने नहीं छोड़ी, सफाया कर गए। आप अंदाजा लगाएं, मैं तो यकीन करें कि जब से मैंने सुना, मैं कोई खुश नहीं हो रहा था, मैं तो, मुझे शर्म ये आ रही थी
کہ کس طرح کے لوگ ہم پہ حکومت کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں. یعنی ان کا لیول آپ دیکھیں کہ ایک شخص 3 بار کا پرائم منسٹر ہو اور وہ کہے جی کہ میں نے یہ چائے کا ڈبہ لینا ہے، میں نے یہ چاکلیٹ لینی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، پرفیوم لینا ہے، کوئی عود کا لے رہا ہے، کوئی فلانی لے رہا ہے، اور پھر ان کے بچوں نے گھڑیاں لی ہیں. اور ان کو تو پتا تھا نا، ہمیں تو اب پتا چل رہا ہے، ان کو پتا تھا کہ انہوں نے اس طرح لوٹا ہوا ہے، اور اس کے باوجود they had the audacity to criticize عمران خان. یعنی عمران، ان کو پتہ ہونے کے باوجود آپ ان کی غیرت دیکھیں کہ انہوں نے سوچا کہ ہمیں کیا کوئی جانے گا یا پہچانے گا یا کسی کو کیا پتہ چلنا ہے، اس کی گھڑی پکڑی گئی ہے تو بس شروع ہو جاؤ. اور پھر جو انہوں نے رگڑا ڈالا ہے، جو انہوں نے تماشا کیا ہے، اور جو پھر ان کے ساتھ مختلف اداروں نے مل کے عمران کو ٹارگٹ کیا ہے اور ٹیمیں بنا کے کبھی دبئی تو پھر کبھی ڈمکان، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے تماشا لگایا ہے، وہ آپ نے دیکھا کہ بالکل شرم کی اور غیرت کی، میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کمی ہونا، کمی نہیں ہے، انکا ہو گئی ہے، بالکل ختم ہو گئی. اور یہ اب سمجھ لیں کہ ایک ایسا بے شرموں کا معاشرہ ہے کہ جس میں جس حمام میں سب ننگے ہیں، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ملبوس ہو کسی لباس میں. یہ سب جو ہے یہ عوام کے سامنے ننگے ہو چکے ہوئے ہیں، اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ عوام کو بھی ننگا کر رہے ہیں. جس کو پکڑتے ہیں اس کو ننگا کر دیتے ہیں، جس کو پکڑتے ہیں اس کو برہنہ کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ، کیونکہ ان کی اپنی مینٹیلٹی، اپنی سائیکی جو ہے وہ اس طرح کی ہوگی بھی ہے، تو ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اس لیے میری ان سے گزارش ہوگی اور میرا مطالبہ ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ آپ کے توسط سے بھی آپ کا مطالبہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ یہ سب لوگ جو ہیں، انکلوڈنگ دی فارمر پرائم منسٹر نواز شریف، انکلوڈنگ دی کرنٹ پرائم منسٹر شہباز شریف، ان کی صاحبزادی صاحبہ پائن ایپل جو ہیں مشہور زمانہ، وہ بھی، اور پی ایم ایل این پوری کی پوری، اور ساتھ وہ جو چوچا ہے وہ بلاول، اور ساتھ ساتھ جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے زرداری سمیت، سب کو معافی مانگنی چاہیے عمران خان سے اور قوم سے کہ ہم نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا، جھوٹ کیا، اور ہمارے ہمیں یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ ہم اس طرح کی حرکتیں کریں، لیکن ہم نے کی ہیں. وہ شاہد خاقان عباسی کو دیکھیں، اونٹ کو، کہ اس کو شرم نہیں آتی. میں اس بندے کو تقریباً 30 سال سے جانتا ہوں. یعنی آپ ایک طرف بڑے آپ جناب کیک کاٹ رہے ہیں، بڑے سادے اور سادگی آپ شو کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اپنے بچوں کو گھڑیاں لے کے دے رہے ہیں، اور پھر آپ کو اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ آپ جیسے آپ کو پتہ چلا کہ اب لسٹ آنے والی ہے تو 2 دن پہلے آپ اٹھ کے تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ تم بھی لے لو. تو یہ ان کا غیرت کا حال ہے، اور یہ ان کی شرم کا مقام ہے کہ جو پاکستان کو تباہ کر گیا. ہر طرف یہی حال ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانی تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن نہیں ہوگی. یہ ان کا عجیب سا حال ہے. اور اوپر سے دیکھیں احسن اقبال صاحب، مجھے تو سب سے زیادہ ان کا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کی فیملی کو بھی جانتا ہوں، اور مجھے آج یقین ہے کہ ان کی والدہ محترمہ اور ان کے نانا ابو، ان کی والدہ جو تھیں وہ آپا نثار فاطمہ، اور ان کے نانا ابو تدبر قرآن کے خالق مولانا امین حسن اصلاحی صاحب، ان کی روحیں تڑپی ہوں گی کہ ہمارے نواسے نے اور ہمارے بیٹے نے آج کیا حرکت کی ہے کہ وہ توشہ خانہ سے چیزیں لے اڑا ہے، اور ان کو شرم نہیں آئی کہ وہ کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کر رہے ہیں. اور اب یہ کیا ہے کہ ان کو وہ واپس کر دیے پیسے، اور یہ پیسے بتائیں جی آپ نے کس طریقے سے کیے ہیں واپس. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کس ڈالر کے ریٹ پہ آپ نے کیا. آپ نے کیا 275 280 روپے کے ڈالر کے ریٹ کے اوپر آپ نے کیا ہے، یا آپ نے پچھلے والے ریٹ کے اوپر کیا ہے؟ اور اگر آپ نے پچھلے والے ریٹ پہ کیا تو پھر آپ تقریباً 30 35 لاکھ کا آپ چونا پھر لگا گئے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گھڑیاں تھیں، یہ 2018 میں آپ نے الیکشن کے جو آپ کے اثاثے ڈکلیئر کیے تھے آپ نے، اس میں آپ نے ڈکلیئر کی تھی. اگر نہیں کی تو پھر آپ کے اوپر بھی وہ آرٹیکل 62 اور 63 لگے گا، اور لگنا چاہیے. اور اگر یہ مجھے بتائیں کہ یہ اگر آپ نے بیچی ہیں یا رکھی ہوئی ہیں، اور اگر بیچ دی ہیں تو ان سے جو آپ نے پیسے لیے، کیا آپ نے ان کے اوپر ٹیکس دیا؟ وہ آپ نے ڈکلیئر کیا؟ اور اگر پاس ہیں تو پھر آپ قوم کو دکھائیں، آپ ہمیں بتائیں کہ جی یہ میرے پاس ہیں. اب ادھر سے دیکھیں آپ، یعنی کوئی بندہ، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس میں باقی رہ گیا ہو. وہ جو خواجہ جگت باز ہے اس کو دیکھیں، وہ مطلب ہے کہ بیڈ شیٹوں تک لے گئے. کوئی بندہ نہیں ہے ان میں اندر جس کے اندر اتنی شرم ہو کہ وہ کہے جی کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں لے کے جاؤں گا.
जरदारी को देखें आप, उसको उस, उसकी पूरी पार्टी के लोगों को देखें, इनके बच्चों को देखें। यानी कोई शर्म की भी कोई हद होती है। आप देखते हैं कि भाई मैंने, मेरा ये कौम का ये एक अमानत है, हमने इसके अंदर खयानत नहीं करनी। और हमारी तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे लोग जो ऊपर आए वो खाइन ना हो, वो खयानत करने वाले ना हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे है ही खाइन, हर कोई खाइन है। जो उसको अमानत दी जाती है उसमें खयानत करते हैं। तो इसलिए आज से इन्होंने फिर नई तोशाखाना पॉलिसी बनाई है, जिसमें उन्होंने कहा जी कि $300 से जायद की जो कीमत के तहाइफ होंगे वो आप खरीद नहीं सकते हैं, उसके कम के वाले कर देंगे। और अब ये पता है क्या करेंगे, अब ये हर चीज को $300 से कम कर देंगे। हो सकता है गाड़ी भी कह देंगे $300 की है। यानी इनके फ्रॉड की तो कोई हद नहीं है ना। ये तौबा इस्तगफार, ये बनी इसराइल के बहानों से भी ये बढ़ गए हैं। वो तो फिर दो चार बहाने लगा के फिर चुप कर जाते होंगे, लेकिन इनके बहानों की कोई कमी नहीं है। और ये इस तरीके से बहाने लगा रहे हैं कि आप शर्म से सर झुक जाता है। और मैं तो मरियम की जो उनकी तकरीरें हैं उनसे मैं बहुत मायूस हो रहा हूँ कि उनको क्या हो गया है। वो मतलब एक एक तरफ वो अपने आप को अदबी भी बना रही हैं, एक इंटेलेक्चुअल भी बनाने की कोशिश कर रही हैं, दूसरी तरफ उनकी जो लेवल है, फितना 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 फितना। और फितने से मुझे याद आया, ये मैं ज़रा इमरान खान साहब को वार्न कर रहा हूँ फिर दोबारा, ये जो बार बार ये इन्होंने फिर फितने फितने की रट लगा रखी है, इसमें इनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। क्योंकि पहले भी उन्होंने जब ये रट लगाई थी तो इमरान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ था, और ये उसी तरह का बहाना बना के कि जी वो फितने की वजह से फिर लोग, आपको पता है कि जी वो इंसाइट होते हैं, इश्तियाल में आ जाते हैं। तो वो ये इसमें किसी वक्त भी ये काम हो सकता है। अब आ जाए जरा जी आई के साहब जो है हमारे इमरान खान साहब, उनकी रैली जो है आज उनकी, इट वाज अ ह्यूज रैली। यानी ये जो मरियम साहबा छोटी छोटी तस्वीरें लगा रही थी ना, पता नहीं किस सड़क की, और आखिरी वो जहाँ पे दो चार लोग थे वहां की लगा के ये जाहिर कर रही थी कि कोई रैली नहीं हुई। रैली नजर आ रही थी, और ये लाहौर के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत जबरदस्त रैली थी। और इमरान ने मोबिलाइज कर दिया लाहौर को, जो कि पहले कभी किसी जमाने में इनका हुआ करता था, नून का। और इसी वजह से इनके जो ना वो पिस्सू इनको पड़े हुए हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि कैसे इसको हैंडल करें। और बहुत ह्यूज रैली, और मुबारक है पीटीआई के लिए और इमरान के लिए कि उन्होंने पूरी जो कैंपेन थी, इंतखाबी मुहिम जिसको ये रोकना चाह रहे थे, आज उन्होंने उसका इफ्तिताह कर दिया है। और वो साथ ही उन्होंने जो कि बहुत बड़ा ऐलान किया है, और वो ये किया है कि संडे को मीनार पाकिस्तान वो जाएंगे और मीनार पाकिस्तान पे जलसा करेंगे। और ये वाहिद पार्टी है, आपको पता ही है, कि जो हर दफा जब भी जलसा करती है तो मीनार पाकिस्तान को भर लेती है। बाकी आज तक किसी पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मीनार पाकिस्तान पे हम जलसा करे और उसको भरे भी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस बारे में बहुत मुहतात रहें। और मुझे ये भी इतलात मिल रही हैं कि अब जो एक पड़थू पड़ा हुआ है इनको, उसकी वजह से हो सकता है कि इमरान खान को संडे से पहले पहले अरेस्ट किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा भयानक किस्म का रिएक्शन आएगा, और बहुत ही मसला होगा। और ये जो हमारी अदालतें हैं, ख़ासतौर पे जो इस्लामाबाद की तरफ से दो अदालतों ने उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो जारी की है, मुझे उनकी समझ नहीं आती। भी एक बंदा है उसके ऊपर कातलाना हमला हो चुका है, आप क्यों बजिद हैं कि वो आपके पास आए? पहले वो आपकी अदालत में जाके वो कह चुका हुआ है कि जेबा साहबा जो हैं वो उनको कि जी आपसे मैं माजरत करने के लिए आया था, आप नहीं थी तो मैं चला गया। तो इतना काफी नहीं है? और क्या करे जाके? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को आप क्या जलील कर रहे हैं कि वो आपके पास आए, अपने आप को एक्सपोज करे, और आपकी इसमें वो बड़ी बल्ले 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 हो जाएगी। और जो आपके पीछे लोग आपको जबरदस्ती ये करवा रहे हैं, आप उनको भी ये कह सकते हैं कि जी ये हो गया है, वो आगे हुए थे हमारे पास, वो माजरत कर चुके हैं, अब इनफ, इट इज इनफ। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा हमारी जुडिशरी के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि वो इतनी भी डिक्टेशन ना लिया करें कि इंसान को शर्म ही आ जाए सुन के। उधर हुकूमत ने जी आईएमएफ के बारे में बड़ी मिन्नतें तरले शुरू कर दी हैं अमेरिका की, और अमेरिका को कहना शुरू कर दिया कि जी ये आईएमएफ हमें प्लान नहीं दे रहा अपना, और वो साइन नहीं कर रहे हमारे साथ एग्रीमेंट। तो अब आप इसमें बारे में कुछ करें। पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है उसमें भी, और बिलावल साहब को भी ये कहा गया है कि आप भी वहाँ पे मीटिंग्स में उनसे बात करें, और इस मामले में उनसे कुछ ना कुछ फेवर लेने की कोशिश करें। अब फैसला क्या होगा ये तो हमें वक्त बताएगा, लेकिन आईएमएफ जो है वो इस हुकूमत के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इनके पास, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। जब इनके पल्ले कुछ नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कोई भी किसी भी जगह पे कोई जिम्मेदारी का सबूत नहीं दे रहा। यानी हर तरफ
ایک कहत الرجال की कैफियत नजर आ रही है। वो उन्होंने आवाज़ दोस्त के, हमारे जो दोस्त थे आवाज़ दोस्त वाले खालिक, उन्होंने मुख्तार नसूर साहब ने लिखा था ना कि जो कहत होता है उसमें मौत अर्जा हो जाती है, और जब कहत रिजाल होता है तो उसमें जिंदगी अर्जा हो जाती है। तो इस वक्त वही कैफियत है, और ये लोग लगे हुए हैं, इनको कोई पता नहीं है कि इन्होंने इस दुनिया से जाना भी है। वो इकबाल ने कहा था ना कि ए कहाँ है, कहाँ रोज़े मकाफात ए खुदाए देर गिर, कि हम भी अल्लाह ताला से पूछने की अल्लाह इनका कब मुकाफात का अमल शुरू होगा, कब इनको तू इनको खींचेगा। इनकी इतनी लंबी जो रस्सी है वो दराज हुई भी है कि कुछ इनको पता ही नहीं है, जो मर्जी करते चले जा रहे हैं, लोगों को मारते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान को इन्होंने बिल्कुल एक तमाशा बना के रख दिया हुआ है। ऐसी क़यादत जिसमें ना कोई खुददारी है, ना कोई गैरत है, ना कोई उसके अंदर पाकिस्तानियत है, ना कोई उसमें इस्लाम की कोई कैफियत हमें नजर आती है। खुदी और खुदारी तो जो इकबाल ने कहा था वो तो उसका तो नामो निशान ही नहीं है। वो इकबाल ने कहा था ना कि खुदी शेर मौला, खुदी शेर मौला जहां उसका सैद, खुदी शेर मौला है। यानी जिस तरह शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है, तो कहते हैं कि अगर खुदी आपको मिल जाती है तो आप हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पे चलना शुरू कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर जहां उसका सैद, जहां जो है पूरी की पूरी दुनिया जो है वो उसकी उसका शिकार बन जाती है। वो इस काबिल हो जाता है कि पूरी दुनिया को शिकार कर सके। जमीन उसकी सैद, जमीन उसकी शिकार बन जाती है, और आसमां उसका सैद, फिर आसमान भी उसका सैद बन जाता है, क्योंकि वो फिर इस जहान से ऊपर उठ जाता है और इन चीज़ों से बिल्कुल वो ऊपर बुलंद हो जाता है। तो इसलिए ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये हमारे इनके लिए तो हमारे नज़र नहीं आ रही बिल्कुल, जो हमारी मौजूदा क़यादत है। और इसी तरह मैं बल्कि आपको दिखाता हूँ इकबाल का एक और शेर फारसी का, वो मैं आपको दिखाता हूँ, और वो आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि ये जो हमारे अशार हैं इकबाल के ख़ास तौर पे, ये देखें ये इकबाल का शेर है, ये फारसी का है, ये मैं आपको सुनाता हूँ, और ये बड़ा ही खूबसूरत शेर है। कहता है कि गर्चे दारद शेवा हाय रंग रंग, गर्चे दारद शेवा हाय रंग रंग, मन बजुज इबरत नगीरम अज फरंग। अगरचे फरंग यानी मगरिब जो है रंगारंग अंदाज रखता है, मगर मैं उन्हें देखकर सिर्फ इबरत हासिल करता हूँ। मैं मगरिब से इम्प्रेस नहीं होता हूँ, मैं उसको उससे इबरत हासिल करता हूँ, और मैं उससे इम्प्रेस होने की बजाय अपने आप को ये देखता हूँ कि मैंने अपना एक रंग जो है खुदी का वो अपने अंदर पैदा करना है। ए बतकलीदश असीर आजाद शो, ए असीर जो तुम गुलाम बन गए हो तकलीद करके, उसको कह रहा है कि आज़ाद हो जाओ। दामन कुरां बगीर आज़ाद शो, ऐ वो शख्स जो इनकी बेजा तकलीद का गुलाम बना हुआ है, आज़ाद हो, कुरान पाक का दामन थाम और हकीकी आज़ादी हासिल कर। ये है जो हकीकी आज़ादी का जो कॉन्सेप्ट है, ये है असल कॉन्सेप्ट जो इकबाल हमें देता है। और यही वजह है कि हमें इस बारे में हमें बहुत ज़्यादा मोहतात भी होना चाहिए, और अपनी दुरूबीनी के अमल से गुजरते हुए अपनी और अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए, ताकि जब हम इस दुनिया से चले जाएं तो कम से कम खुदा के हुजूर जब पेश हों तो हम कह सकें कि हमने कुछ ना कुछ किया था, और हमने तेरे दीन के मुताबिक, तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हमने कोशिश की थी कि अपनी ज़िंदगियों को तरतीब दे सकें, और जहाँ जहाँ पे भी हमें मौका मिला हमने उनको आगे उसकी लोगों की तरबियत के लिए भी अपना एक रोल प्ले किया था। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।